क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी। करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें। अब आप पृष्ठभूमि समझ ही रहे हैं। 1965 में जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और जब भी कोई युद्ध होता है तो वो हर तरह से जो है देश की अर्थव्यवस्था को, समाज को, संस्कृति को सभी तरीकों से प्रभावित करता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है वो देश की अर्थव्यवस्था में पड़ता है, क्योंकि हमको जो है बैठे बिठाए अकारण ही जो है रक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत ज़्यादा बजट झोंकना पड़ता है, जो वहाँ पर रक्षा क्षेत्र में ज़रूरत होती है उस समय, क्योंकि देश की सुरक्षा जो है हर सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। तो ऐसी स्थितियों में आर्थिक समीकरण सारे गड़बड़ा गए। तीसरी योजना में जो कुछ भी लक्ष्य रखा गया था वो सब जो है बहुत बुरी तरह से विफल हो गया, और उसके बाद उसका ये असर हुआ कि आगे जो है कोई भी पंचवर्षीय योजना जो है तत्काल ना लागू करके पंचवर्षीय योजनाओं को स्थगित कर दिया गया। तो जब पंचवर्षीय योजनाओं को स्थगित कर दिया गया तो उसके स्थान पे 3 वार्षिक योजनाएं आई। ये जो है पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प था, लेकिन ये वार्षिक योजनाएं थी, एनुअल स्कीम्स थी। इसमें एक साल के लिए जो है लक्ष्य निर्धारित किए गए, एक साल के लिए बजट आवंटन हुआ, और उसी बीच एक साल के लिए जो है विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, जिससे जो पुराना घाटा था तीसरी पंचवर्षीय योजना को, उसको जो है कुछ हद तक कम किया जा सके। तो ये 3 वार्षिक योजनाएं कब से कब तक चली? 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, इस तरह से एक साल में ये चली। तो ये 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969 तक चली, और इसको जो है योजनावकाश क्यों? क्योंकि योजना का इस समय अवकाश था। इसको हॉलीडे प्लान भी कहते हैं भारत में। तो इस समय कोई भी योजना ना होने के कारण योजना अवकाश का काल इसको कहा गया, या इसको प्लान हॉलीडे कहा जाता है। पॉपुलरली पूछा जा सकता है कि भारत में जो है प्लान हॉलीडे जो है मॉडल कब लागू किया गया? तो ये जो है 1 अप्रैल 1966 से लेकर 31 मार्च 1969 तक चलाया गया था। इस 3 वर्ष की अवधि में कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई, जिसका कारण भारत पाक युद्ध तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता थी। ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर 3 वार्षिक योजनाओं के दौरान प्रमुख प्राथमिकता जो है किसको दिया गया? कृषि क्षेत्र को दिया गया, और उच्च उत्पादन वाले बीज का वितरण करना, उर्वरकों का बृहद पैमाने पर उपयोग करना, सिंचाई की क्षमता का विस्तार करना और भू संरक्षण विधियों
को इसमें प्राथमिकता दी गई, यानी सारा फोकस जो है लौटकर फिर से जो है कृषि के क्षेत्र पर ही आ गया, क्योंकि उस समय तक भी जो है कृषि ही भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती थी। तो इस दौरान जो है कृषि क्षेत्र में जो है उत्पादन बढ़ाने वाले बीजों का वितरण किया गया, यानी उसके लिए कार्यक्रम चलाए गए, क्योंकि यही वो समय था जब हरित क्रांति की भी शुरुआत हुई थी। उर्वरकों का बृहद पैमाने पर उपयोग किया गया, सिंचाई की क्षमता बढ़ाया गया, जिससे कृषि उपज जो है ज़्यादा से ज़्यादा ली गई, और भू संरक्षण की विधियां अपनाई गईं, जिससे जो है बंजर भूमि होने से जो है उर्वर भूमि को बचाया जा सके। अब इस अवधि में भारत में हरित क्रांति, यही मैं आपसे कह रहा था 1966-67 हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? वित्तीय वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसके जनक जो है MS स्वामीनाथन को भारत में माना जाता है। तो ये हरित क्रांति जो है, इसको हम थोड़ा सा विस्तार में आगे जब योजनाओं को पढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे। हरित क्रांति जो है पहली एक जो है व्यवस्थित ढंग से जो है एक रणनीति थी भारत में कृषि और कृषिगत उत्पादन को बढ़ाना, कृषि अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाने के लिए ये पहली व्यवस्थित पहल थी। इस दौरान जो है समृद्धि दर की प्राप्ति जो है 3.90 हुई, क्योंकि कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था, जो प्राप्ति हुई थी उसी की बात होगी यहाँ पर। तो समृद्धि दर जो है 3.90 रही है। और अगर क्षेत्रवार जो है सेक्टर वाइज जो है प्राथमिकता के जो क्षेत्र हैं तीनों जो है उनकी बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में 4.16 यानी कृषि क्षेत्र में, इसमें आप देख सकते हैं हरित क्रांति का असर यहाँ पर दिखा और कृषि क्षेत्र की ग्रोथ जो है बाकी क्षेत्रों से बढ़ गई थी। द्वितीयक क्षेत्र में 1.2% और तृतीयक यानी सर्विस सेक्टर में 4.10% जो है ग्रोथ रेट इसमें रही थी। अब इस दौरान भी ऐसा नहीं है कि योजना अवकाश था तो कोई भी योजनाएं नहीं चलाई गई। सबसे बड़ी योजना तो जो है हरित क्रांति का भारत में शुभारंभ हुआ, उसके अलावा कई और जो है बड़ी योजनाएं इस दौरान चलाई गई और ज़्यादातर जो है सभी कृषि से ही संबंधित थी, जैसे कि किसान प्रशिक्षण एवं शिक्षा कार्यक्रम जिसको FTEP कहा गया, ये 1966 में चलाई गई। वाणिज्यिक अनाज विशेष कार्यक्रम ये भी 1966 में प्रारंभ की गई। कुआं निर्माण कार्यक्रम, क्योंकि सिंचाई के लिए जो है कुओं की जो है आवश्यकता थी, तो कुआं निर्माण कार्यक्रम जो है ये भी 1966 में चलाया गया। अनेक फसल योजना, क्योंकि हम बात कर रहे थे अभी भू संरक्षण विधियों की, तो वहाँ पर जो है फसल चक्र को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि एक ही जमीन में जब हम फसलों को बदल बदल के उगाते हैं तो उसमें जो मिनरल्स होते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फसलों के लिए जरूरी जो मिट्टी में होते हैं वो जो है संरक्षित हो पाते हैं। तो अनेक फसल योजना 1967 में स्टार्ट की गई। ग्रामीण कार्य योजना या कार्यक्रम इसको कहा गया, ये 1967 में प्रारंभ हुआ। आदिवासी विकास खंड कार्यक्रम TDB इसको कहा गया, ये 1968 में चालू किया गया। ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसका ईयर 1969 में जो है इसको चलाया गया। लघु कृषक विकास योजना ये 1967 में चालू हुई। ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्यक्रम 1969 में प्रारंभ हुआ। ग्रामीण मानव शक्ति कार्यक्रम RMP ये जो है मुख्यतया रोजगार और कौशल विकास के संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए, ग्रामीणों को कौशल उनमें डेवलप करने के लिए, स्किल डेवलप करने का प्रोग्राम था। महिला एवं विद्यालय पूर्व शिशु हेतु समन्वित योजना ये 1969 में प्रारंभ की गई। तो ये सब जो है कुछ बड़ी योजनाएं थी जो कि ज़्यादातर सभी जो है कृषि के क्षेत्र पर जो है फोकस थी, क्योंकि कृषि को जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। अब योजना अवकाश का काल समाप्त हुआ, उसके बाद जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का आगाज हुआ। 1969 से लेके 74 तक जो है ये योजना चली। अब इसका जो मॉडल है वो क्या है? अशोक रुद्र LNS मात्रे मॉडल। ये जितने भी इन मॉडल के प्रणेता होते हैं या जिनका ये कॉन्सेप्ट होता है, जिनसे ये कॉन्सेप्ट लिया जाता है, उनके नाम को जो है आपस में जोड़ के लिखा जाता है। तो अशोक रुद्र LNS और मात्रे मॉडल योजना जो है लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य या जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या रखा गया? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति।
स्थिरता के साथ, यानी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की गई कि हमको स्थिरता के साथ आर्थिक विकास चाहिए और आत्मनिर्भरता की अधिकाधिक प्राप्ति चाहिए, ये इसका ध्येय वाक्य हो गया। अब जो समृद्धि दर है उसका लक्ष्य जो है इसमें 5.7% रखा गया और प्राप्त कितना हुआ 3.4%, यानी ये भी योजना जो है लगभग जो है असफल हो गई और जो है समृद्धि दर इसमें बहुत ही लो रहा, 3.4% रही, क्योंकि पिछली पंचवर्षीय योजनाओं की जो समस्याएं थी, जो लो ग्रोथ थी, उसका असर जो है आगे देखने को मिलता है। अब क्षेत्रवार वृद्धि की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में आप वृद्धि देख सकते हैं 2.57 जो है, जो कि काफी कम रही। द्वितीयक में जो है 4.9% जो है, तृतीयक जो कि सर्विस सेक्टर है जो ऑटोमेटिक हाई रहता है उसमें 3.22% रहा। तो इस तरह से लगभग सभी क्षेत्रों में वृद्धि कम रही और प्राप्ति जो है टोटल जो 3.4% की हुई ग्रोथ रेट की, वो भी काफी कम रही। उत्तर प्रदेश की यहीं पर बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में 2.3% का जो है ग्रोथ रेट प्राप्त किया गया। इसमें प्राथमिक क्षेत्र में बहुत ही लो रहा, 0.9% यानी 1% मान लीजिए, द्वितीयक में 6.7% और तृतीयक में 2.9% का ग्रोथ रेट अचीव किया गया। इस योजना का प्रारूप योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल के द्वारा तैयार किया गया था। यानी मॉडल जो है ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन जो योजना का प्रारूप था, जो पंचवर्षीय योजना एक्चुअल में लागू हुई, उसका प्रारूप जो है वो जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष DR गाडगिल के द्वारा तैयार किया गया था। 1974 में ही भारत द्वारा भूमिगत नाभिकीय परीक्षण, यानी जिसको ऑफिशियल कोड दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो स्माइलिंग बुद्धा कोड के साथ जो है भूमिगत नाभिकीय परीक्षण किया गया। 1974 में ये जो है नाभिकीय परीक्षण किया गया था। इसी योजना अवधि में जुलाई 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी एक जो है बड़ी घटना थी आर्थिक इतिहास की, जो है कि 14 वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल बैंकों का जो है नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में। अब इस दौरान जो है कुछ प्रमुख योजनाएं और कार्यक्रम जो लॉन्च किए गए थे, क्योंकि इनका ईयर जो है कार्यक्रमों का बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद ही रखना है। एक तो सूखा पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम 1970 में चलाया गया। ग्रामीण रोजगार नगदी योजना 1971 में आई। ग्रामीण नियोजन हेतु कृषि कार्यक्रम ये 1971 में आया। लघु कृषक विकास एजेंसी 1971 में इसको जो है शुरुआत की गई और सीमांत कृषक एवं भूमिहीन मजदूर परियोजना एजेंसी की शुरुआत 1971 में की गई। तो ये जो है कुछ बड़े प्रोग्राम थे जो चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है किसान या कह लीजिए कि ग्रामीण विकास से संबंध में प्रारंभ किए गए थे। उसके अलावा जो है कुछ और कार्यक्रम भी इसमें हम ऐड करते हैं। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1972 में प्रारंभ किया गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम ये महत्वपूर्ण है, इसको हम आगे जो है डिस्कस भी करेंगे जब कार्यक्रम पढ़ेंगे। तो 1972 में जो है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया। जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1972 में प्रारंभ किया गया। पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ये 1972 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्टार्ट किया गया। फिर सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम ये पूछा जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको BPAP कहा गया। सूखा क्षेत्र प्रवण कार्यक्रम 1973-74 वाले वित्तीय वर्ष में इसको प्रारंभ किया गया। और कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये 1974 में प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं, पांचवी पंचवर्षीय योजना को ले लेते हैं यहाँ पर। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना ठीक उसके आगे कंटिन्यू हुई 1974 से 1979 तक, यानी 1974 से 1979 तक जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना चली। इसका जो मॉडल था वो था DP धर मॉडल। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? DP धर मॉडल था। और इसका जो मुख्य मोटिव यानी मेन उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य रखा गया वो था निर्धनता उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। यानी गरीबी हटाओ का जो नारा जो है 1971 के चुनावों में श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था, तो उसको जो है उसी को कारगर करने के लिए निर्धनता उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो है इसका मुख्य लक्ष्य रखा। समृद्धि दर जो है उसका लक्ष्य कितना रखा गया था? 4.4% रखा गया था।
और प्राप्ति हुई 4.90%। तो देखिए यहाँ पर समृद्धि का लक्ष्य भी कम रखा गया था, लेकिन जो रखा गया वो लगभग अचीव कर लिया गया। तो जो है ये योजना एक तरह से असफल योजना में से गिनी नहीं जाएगी। क्षेत्रवार वृद्धि यानी सेक्टर वाइज ग्रोथ क्या रही, तो प्राइमरी सेक्टर की यानी कृषि क्षेत्र में 3.28, द्वितीय क्षेत्र में 6.55 और तृतीय क्षेत्र में 5.66% की ग्रोथ रेट पांचवी पंचवर्षीय योजना में हमने हासिल की। उत्तर प्रदेश में ग्रोथ रेट रही 5.7%, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र का प्रदर्शन जो है 5.5% रहा, द्वितीय का 7.3% और तृतीय क्षेत्र का 5.3% ग्रोथ रेट रहा। यह पंचवर्षीय योजना जनता सरकार के आ जाने पर 1979 के स्थान पर 1978 में ही बंद कर दी गई। अब इसमें जो है एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। 1979 में जो है कांग्रेस में फूट वगैरह पड़ गई थी, तो उसकी वजह से जो है जनता सरकार आ गई। जनता सरकार आने से जो है उन्होंने इस योजना को पूरा नहीं होने दिया, उसको बीच में ही लास्ट के ईयर को रोक दिया और 1978 में ही ये योजना बंद कर दी गई। अब पांचवी पंचवर्षीय योजना है, इसमें जो भी नए कार्यक्रम स्टार्ट किए गए जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो एक तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो पूछा जाता है प्रायः, ये 1974 में स्टार्ट किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई, कई बार क्वेश्चन आया है यूपी के एग्जाम्स में। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई, क्योंकि ये बैंकिंग के इतिहास में या भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में जो है एक बड़ी घटना थी। इससे पहले क्षेत्रीय बैंक नहीं थे, तो क्षेत्रीय बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई और वो पांचवी योजना के अंतर्गत की गई, ये भी आपको याद रखना है। खाद्य के बदले अनाज कार्यक्रम बहुत बार पूछा गया है। 1977 से 78 वाले फाइनेंशियल ईयर में इसको स्टार्ट किया गया। समन्वित बाल विकास सेवा कार्यक्रम 1975 में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 10 बार जो है आज तक विभिन्न एग्जाम में पूछा गया है। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम 1975 में चलाया गया था। अब इसमें 20 सूत्र हैं, यानी 20 पॉइंट का एजेंडा है इस कार्यक्रम का, जिसको हम लोग योजनाओं में जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। विशेष पशु समूह उत्पादन कार्यक्रम, जिसका दूसरा नाम कहीं कहीं आपको पढ़ा मिल सकता है, विशेष दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम, ये 1975 में स्टार्ट किया गया। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी पहली बार स्थापना हुई थी जिला ग्रामीण विकास एजेंसी 1976 में। मरुस्थल क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1977 में चलाया गया था। अंत्योदय योजना का शुभारंभ हुआ राजस्थान में पहली बार 1977 में और संपूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम 1979 में स्टार्ट किया गया था। ये भी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब 78 में ही पांचवी पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया। उसके बाद जो है सरकार बदल चुकी थी, जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, तो वो क्या किया, उन्होंने रोलिंग प्लान लाए, अनवरत योजना लाए, यानी वो अभी कोई पंचवर्षीय योजना लेके नहीं आए। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को ब्रेक दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने रोलिंग प्लान जो है एक नई अवधारणा थी जिसको जो है सतत योजना भी कहते हैं। तो इस रोलिंग प्लान का जो है शुभारंभ हुआ और ये 78 से लेके 80 तक जो है रोलिंग प्लान चला। तो अनवरत योजना को जनता सरकार के द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके लाया गया। अनवरत योजना की जो अवधारणा है इसका प्रतिपादन किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुन्नार मिर्डल ने जो है अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में इसका जिक्र किया है। वहीं से जो है ये अवधारणा रोलिंग प्लान की ली गई है। तो इनकी पुस्तक का नाम भी आप लोग याद रखिए, एशियन ड्रामा, ये लिखी है गुन्नार मिर्डाल ने। इसी में जो है अनवरत योजना या रोलिंग प्लान के बारे में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। भारत में इस योजना को योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर डीटी लकड़वाला द्वारा लागू किया गया। तो इस प्लान को अपनाया गया, उनसे प्रेरणा ली गई, लेकिन भारत में इसका इम्प्लीमेंटेशन जो करने वाले हैं वो प्रोफेसर डीटी लकड़वाला हैं, उनके द्वारा इसको लागू किया गया। और ये उस समय जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, जिसके अंतर्गत गांधीवादी नीति का अनुसरण किया गया। यानी जो है गांधी जी का जो आर्थिक वृद्धि का और ग्रामीण समाज का जो है जो विचारधारा थी उसको जो है इसमें अपनाने का प्रयास किया गया। इस दौरान यानी ये 2 वर्षों में जो औसत वृद्धि दर प्राप्त की गई वो 3.40% की थी।
क्षेत्रवार अगर देखें तो कृषि में बहुत ही कम 1.01, द्वितीय क्षेत्र में 0.10% और तृतीय क्षेत्र में 5.94%। कुल मिला के जो है वृद्धि के साल से ये हिसाब से ये 2 साल जो है ज़्यादा उपयोगी नहीं रहे। अब इसमें एक योजना जो बहुत प्रमुखता से पूछी जाती है, ट्राइसेम, आपने जरूर नाम सुना होगा। ट्राइसेम कार्यक्रम का शुरुआत की गई, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे ट्राइसेम कहा जाता है। ये 1979 में इसी रोलिंग प्लान में लाया गया था। तो ये जो है महत्वपूर्ण है, इसका ईयर आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा इस योजना को 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में शामिल कर लिया गया। आगे चल के जब 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार कार्यक्रम चला तो उसमें कई सारी योजनाओं को, जो उस समय जो है रोजगार से संबंधित योजनाएं थी, उनका मर्जर कर दिया गया। तो जो ट्राइसेम कार्यक्रम था ये भी 1999 में जाके स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत समाहित हो गई। तो दोस्तों इस तरह से हमने 5वीं पंचवर्षीय योजना और उसको आगे देख लिया है। हमने शुरुआत में नीति आयोग का जिक्र किया था, लेकिन वहां पर जो है करंट सिनेरियो में नीति आयोग में कौन कौन सदस्य हैं, कौन उपाध्यक्ष हैं, इसका भी वर्णन करना जरूरी था। तो इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। नीति आयोग की जो वर्तमान संरचना है, तो इस समय जो है उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। ये जो है नीति आयोग के जो है वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। पूर्णकालिक सदस्य जैसा हमने बताया था तो श्री वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र और डॉक्टर वीके पाल, ये जो है पूर्णकालिक सदस्य हैं। पदेन सदस्य वर्तमान में कौन है? इसमें जो आपको पता है कि इसमें 4 केंद्रीय मंत्री होते हैं कैबिनेट के। तो श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह गृह मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री, ये सभी जो है इसके पदेन सदस्य हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर या जो है मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। उन्हीं में से प्रधानमंत्री 4 जो है मंत्रियों को पदेन सदस्य के रूप में नामित कर देता है। तो ये जो है नीति आयोग की जो है वर्तमान संरचना है। अगर एग्जाम लेट होता है या ये वीडियो आप बाद में देख रहे होंगे तो जो है आप अपने हिसाब से जो है उस समय के हिसाब से इसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स समय के साथ जो है बदलता रहता है। तो 6ठी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल कब था? 1980 से लेके 1985 तक जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना चली। इसका जो है मॉडल क्या था? आगत निर्गत मॉडल। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा भी जा चुका है एक बार। 6ठी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो आगत निर्गत मॉडल था और इसका मुख्य उद्देश्य जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना की तरह जो है गरीबी निवारण को इसमें भी प्राथमिकता पे रखा था, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का जो नारा था गरीबी हटाओ वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। तो उसी को जो है बेस करके आगे फिर ये बढ़े। तो गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन, ये जो है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य या मुख्य ध्येय था वो क्या था? गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन। अब ये पंचवर्षीय योजना अपने आप में एक सफल योजना मानी जाती, क्योंकि इसमें जो है जो समृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे ज्यादा लक्ष्य को जो है हमने प्राप्त किया था। समृद्धि दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? 5.2% रखा गया था। प्राप्ति कितनी हुई? 5.4% की। तो भारत में जो है ऐसी बहुत कम ही पंचवर्षीय योजनाएं हैं जिनमें हमने समृद्धि दर से ज्यादा लक्ष्य पाया है। जब आखिरी में हम जो है पूरी योजनाओं की एक समरी देखेंगे, वहां पर हम इसको डिस्कस करेंगे कि किन किन योजनाओं में ऐसा संभव हुआ था और सबसे ज्यादा जो है लक्ष्य हमने कहां पर प्राप्त किया था। फिर क्षेत्रवार वृद्धि देखेगा 6ठी पंचवर्षीय योजना की, तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है 2.52%, द्वितीयक में 5.32% और तृतीयक में यानी टर्सरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है हमारा, उसमें 5.41% की ग्रोथ रेट जो है अचीव की गई। उत्तर प्रदेश में भी समृद्धि दर आप देख रहे हैं काफी हाई है, 8.7% जो है उत्तर प्रदेश ने भी जो है उस समय समृद्धि दर हासिल की इस 6ठी पंचवर्षीय योजना में, जिसमें से कृषि में तो आप देख रहे हैं 9.6% की ग्रोथ को अचीव किया गया। द्वितीय क्षेत्र में यानी उद्योग के क्षेत्र में 9.5% और तृतीय क्षेत्र में 6.5% का ग्रोथ रेट जो है प्राप्त किया गया। तो इसमें अगर हम देख सकते हैं, इसीलिए जो है इस पंचवर्षीय योजना को हम सफल कह रहे हैं,
क्योंकि देश में भी जो है 5.2% के अगेंस्ट जो है 5.4% की ग्रोथ रेट अचीव की गई और उत्तर प्रदेश में भी समृद्धि दर जो है काफी हाई रही। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में वृद्धि, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण, गरीबी एवं बेरोजगारी में कमी लाना, परिवार नियोजन जैसे महत्वपूर्ण प्रयासों को किया गया। परिवार नियोजन के जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी जो है इसी में चलाए गए। तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य जो था वो गरीबी निवारण एवं रोजगार सृजन जो रखा गया, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना यानी नेशनल इनकम को बढ़ाना, औद्योगिकी का जो है यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर का मॉडर्नाइजेशन करना, उसका आधुनिकीकरण करना, गरीबी एवं बेरोजगारी में जो है यथासंभव कमी लाना और परिवार नियोजन जैसे महत्वपूर्ण प्रयासों को इसमें बल दिया गया। मानक व्यक्ति वर्ष की अवधारणा को अपनाया गया इसमें। अब इसका अर्थ क्या है, बहुत ही अच्छा टर्म यह है, मानक व्यक्ति वर्ष की अवधारणा को अपनाया गया, जिसका अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 273 दिन तक कार्य में नियोजित है तो उसे रोजगार युक्त कहा जाएगा। इस प्रकार रोजगार को ज्ञापन किया गया, यानी रोजगार की एक नई परिभाषा को गढ़ा गया इस पंचवर्षीय योजना में। उसमें कहा गया कि एक टर्म नया निकला, मानक व्यक्ति वर्ष। मानक व्यक्ति वर्ष का जो है सीधा सा अर्थ ये रखा गया कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और वो जो है 365 दिनों में 273 दिन जो है कुल कार्य करता है, प्रतिदिन 8 घंटे यानी 273 दिनों तक 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है, तब जो है उसे माना जाएगा कि वो रोजगार युक्त है, यानी उसके पास रोजगार है। और इस प्रकार रोजगार का ज्ञापन किया गया। योजना आयोग द्वारा गरीबी निर्देशांक को पहली बार जो है इसी पंचवर्षीय योजना में परिभाषित किया गया। गरीबी निर्देशांक यानी पावर्टी इंडेक्स, जिसको हम लोग आगे अब तक पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे जो है चीज़ों में सुधार हुआ। तो पावर्टी इंडेक्स या गरीबी निर्देशांक जो है पहली बार जो है यहाँ पर जो है उसकी परिभाषा दी गई योजना आयोग के द्वारा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों हेतु 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग का मानक स्वीकार किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा चुका कई बार जो है। तो योजना आयोग द्वारा जो है जो मानक बनाए गए थे वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी प्रतिदिन और शहरी क्षेत्र हेतु 2100 कैलोरी प्रतिदिन उपभोग का मानक जो है स्वीकार किया गया। अगर इसके नीचे जो है कोई है तो वो गरीब माना जाएगा। अब स्थापनाएं, इस दौरान क्या क्या जो है नई स्टैब्लिशमेंट हुए, तो इस योजना में भी जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइजेशन किया गया 6 बैंकों का, और ईयर था 1980। इसी में नाबार्ड की स्थापना हुई, जो कृषि ऋण और कृषि वित्त के लिए जो है भारत की जो है एक सबसे प्रमुख एजेंसी है। 12 जुलाई सन 1982 को जो है नाबार्ड की स्थापना की गई इसी योजना में, और एग्जिम बैंक यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक की स्थापना भी 1982 में की गई। ये सभी जो है जितनी भी स्थापनाएं हैं ये सब जो है कालक्रम से जो है मिलान करने के लिए एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। अब हम प्रमुख योजनाओं पे चर्चा करें, क्योंकि जो है गरीबी और रोजगार पे प्रहार करना था, राष्ट्रीय आय को बढ़ाना था, औद्योगिक क्षेत्र का जो है आधुनिकीकरण करना था, तो उसी हिसाब से जो है वेल प्लान्ड कुछ योजनाओं को लॉन्च किया गया इस दौरान। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, जिसको NREP कहते हैं, ये 1980 में प्रारंभ किया गया। ये सभी योजनाएं जो है पूछी जा चुकी हैं। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, इसमें कई सारी योजनाओं को मर्ज किया गया, तो ये 1980 में भी प्रारंभ हुई। उसके बाद जो है इसको रिस्ट्रक्चरिंग की गई वर्ष 2000 में। बायोगैस कार्यक्रम लाया गया 1981 में। राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम लाया गया 1981 में। नया 20 सूत्री कार्यक्रम, यानी जो 20 सूत्री कार्यक्रम इससे पहले स्टार्ट किया गया था 1975 में, उसका जो है रीस्ट्रक्चरिंग करके उसको नए रूप में 1982 में लाया गया। ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, जिसको ड्वाकरा कहते हैं, जो अभी भी चलती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है भारत सरकार की, पूछी जाती है बार बार। तो ड्वाकरा जो है 1982 में लाई गई। इसका फुल फॉर्म हिंदी में जरूर याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसको RLEGP कहते हैं,
ये 1983 में लाया गया। तो यही सब वो कार्यक्रम है जो आगे चल के मनरेगा में बदले, मनरेगा इन्हीं का स्वरूप बदल के मनरेगा लाया गया, क्योंकि उस समय भी जो है रोजगार गारंटी कार्यक्रम लाया गया जो जिसका नाम था ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम। फिर ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय कोष की स्थापना हुई जिसको NFRD कहते हैं। ये 1984 में जो है ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय कोष बनाया गया। इंदिरा आवास योजना जो कि कांग्रेस सरकार की जो एक फ्लैगशिप योजना के रूप में जानी जाती है, 1985-86 में इसको प्रारंभ किया गया। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की एक उप योजना के रूप में इसको प्रारंभ किया गया था और 1996 में जाकर यानी आगे जाकर इस कार्यक्रम को एक स्वतंत्र कार्यक्रम बना दिया गया। मंत्रालय के अधीन सीधे सीधे इंदिरा आवास योजना कार्यक्रम को शुरू किया गया। तो जब इंदिरा आवास योजना 1985-86 में प्रारंभ हुई तो ये जो है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो आप ऊपर देख रहे हैं उसी की एक उप योजना के रूप में जो है ये सब प्लान के रूप में इसको लॉन्च किया गया था और 1996 में जो है इसे एक स्वतंत्र योजना के रूप में स्थापित कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो 85 से 90 7वीं पंचवर्षीय योजना सीधा 5 साल का चला, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मॉडल इसका क्या था? वस्तु मजदूरी मॉडल इसका नाम रखा गया। इस मॉडल जो है वस्तु मजदूरी मॉडल पर यह आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास प्रेरित रणनीति और समृद्धि था। इसमें समृद्धि दर जो हासिल की गई वो जो है 5.6% रही। प्राथमिक क्षेत्र में 3.6, द्वितीयक में 6.77 और तृतीयक में 7.14% जो है समृद्धि दर प्राप्त की गई। उत्तर प्रदेश में समृद्धि दर इसमें जो है 5.7% और उत्तर प्रदेश को अगर ब्रेकअप करके देखें तो प्राथमिक क्षेत्र में 2.7, द्वितीयक में 8.8, तृतीयक क्षेत्र में 8%। इस योजना के अंतर्गत निम्न बिंदुओं को प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया। कौन कौन से? समृद्धि यानी ग्रोथ, आधुनिकीकरण, सामाजिक न्याय, खाद्यान्न उत्पादन तथा रोजगार अवसरों में वृद्धि। यानी ये जो पूरी योजना थी वो इन जो है मुख्य ध्येय पर, गोल्स पर आधारित थी और इस परियोजना के कुल व्यय का सर्वाधिक व्यय ऊर्जा विकास पर यानी एनर्जी के डेवलपमेंट पर, एनर्जी प्रोडक्शन पे हुआ 28%। यानी जो पूरी परियोजना का परिव्यय था उसमें से 28% अकेले जो है विभिन्न प्रकार की ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्टार्ट किया गया, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी और अन्य प्रकार की ऊर्जाओं को प्राप्त कर सकें। तो 28% व्यय रहा। ये जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12 अप्रैल 1988 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं, जो कि एक रेगुलेटिंग बॉडी है जो शेयर मार्केट और उससे संबंधित चीज़ों पर नज़र रखती है। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को इसी पंचवर्षीय योजना यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। इस योजना को प्रोफेसर राजा कृष्णा द्वारा हिंदू वृद्धि दर के रूप में परिभाषित या वर्णित किया गया। अब ये हिंदू वृद्धि दर जो टर्म है ये क्या है? तो इसका जो है हिंदू धर्म से या हिंदू संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। ये जो है एक प्योर इकोनॉमिक्स की जो है टर्मिनोलॉजी है जिसका प्रतिपादन जो है प्रोफेसर राजकृष्णा ने किया था। प्रोफेसर राजकृष्ण ने 50 से 70 तक के दशक के निम्न आर्थिक वृद्धि के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्दावली का इस्तेमाल किया था। यानी इस शब्द का क्या मतलब हुआ? हम देख रहे हैं 50 से यानी 1951 से लेके जब से पहली पंचवर्षीय योजना आई तो यहाँ पर 50 से लेके और 70 तक पूरे 20 सालों में जो भारत में ग्रोथ रेट रहा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में जीडीपी का, उसको जो है चूंकि एक स्लो ग्रोथ रही है और कई बार तो योजनाएं फेल हुई, उसमें कई सारे भारत पाक युद्ध, भारत जो है चीन युद्ध, अकाल और कई सारे और संकट आए। तो इन सब के कारण भी और जो है कुछ योजनाएं जो बनाई गई या जो समय जो है एक आर्थिक विकास का जो मॉडल जो सोचा गया वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति को जो है पर नहीं खरा उतरा।
यानी वो सारी योजनाएं एक के बाद एक फेल होती गई। तो 1950 से लेके 1970 तक जो स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, इसको जो है प्रोफेसर राजकृष्ण ने कहा हिंदू ग्रोथ रेट या हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा। यानी उनका कुल मिला के कहने का मतलब था जो 20 सालों में जो है बहुत ही धीमी वृद्धि हुई, उसको जो है उन्होंने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्दावली का इस्तेमाल किया था। 1986 में जो है डाक विभाग में स्पीड पोस्ट की व्यवस्था प्रारंभ की गई। तो इससे प्रश्न बन सकता है कि स्पीड पोस्ट भारत में पहली बार कब स्टार्ट हुआ? 1986 में स्पीड पोस्ट की व्यवस्था प्रारंभ की गई। सितंबर 1986 में नई दिल्ली में कपाट क्या है? काउंसिल फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीपुल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। तो ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जो है संस्था है कापाट, इसकी जो है नई दिल्ली में स्थापना की गई सितंबर 1986 में। तो ये जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में कुछ बड़े काम हुए। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना में स्कीमें यानी जो कार्यक्रम और योजनाएं प्रारंभ की गई उसकी बात कर लेते हैं। तो जवाहर रोजगार योजना जो बहुत ही पॉपुलर हुई और उसी के साथ नेहरू रोजगार योजना, ये 2 फ्लैगशिप योजनाएं थी उस समय की गवर्नमेंट की। तो जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 से प्रारंभ की गई और नेहरू रोजगार योजना जो है ये सितंबर 1989 से प्रारंभ की गई। तो दोनों की ही जो है आप देख सकते हैं ईयर सेम है, 1989 आपको याद रखना है। चाहे आपसे जवाहर रोजगार योजना पूछ ली जाए चाहे नेहरू रोजगार योजना पूछ ली जाए, यहाँ पर केवल मंथ का डिफरेंस है। फिर समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम जो है ये 1985 में जो है शुरू किया गया। पूर्ण स्वच्छता अभियान ये 1986 में प्रारंभ हुआ, जो बाद में निर्मल भारत अभियान में बदल गया। तो पूर्ण स्वच्छता अभियान, जिस तरह से आज स्वच्छ भारत कार्यक्रम चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पीछे जाके अगर आप देखें तो आज के जो कार्यक्रम है वो पुराने कार्यक्रमों पर ही आधारित हैं। उनकी असफलताओं से, उनकी सफलताओं से सीख कर जो है उनकी जो है बड़े पैमाने पर रीस्ट्रक्चरिंग करके उन योजनाओं को लॉन्च किया गया है। तो पूर्ण स्वच्छता अभियान 1986 में प्रारंभ हुआ, जो आगे चल के निर्मल भारत अभियान में बदल गया। जवाहर नवोदय विद्यालय योजना का प्रारंभ हुआ, जगह जगह जो है नवोदय विद्यालय खोले गए, 1986 में ये प्रारंभ हुए। बंजर भूमि विकास परियोजना पूछा जा चुका है, 1989 में प्रारंभ हुई। और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम ये चला 1989 में। तो ये सभी योजनाएं जो 7वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित हैं कहीं ना कहीं पूछी जा चुकी हैं, सभी महत्वपूर्ण हैं। और इसमें से जवाहर रोजगार और नेहरू रोजगार योजना जो है ये प्रायः पूछ ली जाती हैं। क्या आप राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए तैयारी कर रहे हैं? तो जुड़िए हमारे 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। इस क्रैश कोर्स का उद्देश्य छात्रों को घर बैठे राजस्व लेखपाल परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाना है। वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लक्ष्य है, जिसमें आपको मिलेंगे राजस्व लेखपाल के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करने के लिए अनुभवी शिक्षकों द्वारा वीडियो लेक्चर्स। साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाए गए टॉपिक्स का टॉपिक वाइज नोट्स पीडीएफ में। वीडियो लेक्चर्स ज्वाइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्ट सीरीज, जिसमें कि 10 ऑनलाइन टेस्ट और उनकी व्याख्यात्मक हल वाली पीडीएफ होगी, दी जाएगी। ध्यान दें, यह टेस्ट सीरीज परीक्षा से 1 से 1.5 माह पूर्व शुरू होगी। 10 मई से ऑनलाइन वीडियो क्लासेस स्टार्ट होंगी तथा शुरुआती दिनों में आपको 2 वीडियो क्लासेस दी जाएंगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक विषय के टॉपिक के पूरा होते ही उस टॉपिक की पीडीएफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रश्नों एवं डाउट्स का निराकरण संबंधित शिक्षक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बनाकर किया जाएगा। जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकॉर्डेड होंगे तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे। वीडियो लेक्चर्स एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से आपको दिए जाएंगे तथा वीडियो को ऐप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी।
करंट अफेयर से संबंधित वीडियो परीक्षा की निर्धारित तिथि से 20 दिन पहले दिए जाएंगे। यदि परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुसार कोर्स को भी अपडेट करेंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो जुड़िए हमारे राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के 90 दिन के क्रैश कोर्स प्रोग्राम से। अधिक जानकारी के लिए 9506742546 पर लेखपाल लिखकर व्हाट्सएप करें या कॉल करें।